हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी समय से हम लोग आप लोगों की मांग सुन रहे थे कि हम लोगों को विज्ञान पे पूरी कंप्लीट क्लासेस चाहिए है। तो हम लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम में कंप्लीट साइंस क्लास या विज्ञान की क्लास लेके आए हैं आप लोगों के लिए। जो भी हम लोगों के आगे एमपी पुलिस मेनली और फिर रेलवे के एग्ज़ाम होंगे, सभी में ये क्लास हम लोगों की बराबर रूप से उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो कृपया ध्यान से और रेगुलर रहते हुए आप इन क्लासेस को अटेंड कीजिए। तो अभी हमने जो मेन मोटो बनाया है सिलेबस के लिए, मध्य प्रदेश पुलिस बेस्ड, बाकी सभी परीक्षाओं में काम में आएगा आपके। तो मध्य प्रदेश पुलिस में जो हम लोगों को विज्ञान या साइंस आनी है, उसका सिलेबस होता तो कॉमन है, आप लोगों को पहले से जानकारी है, फिर भी थोड़ा सा शेयर कर लें आप लोगों से, ताकि आप लोगों को पता रहे कि क्या क्या हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं या फिर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। थोड़ा बहुत पर्यावरण एनवायरनमेंट भी पढ़ना होता है, तो वो यहीं पे हम लोगों ने बायोलॉजी में ही ऐड कर रखा। थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी हम लोगों को पढ़नी होती, तो हमने भौतिक विज्ञान में ही ऐड कर रखा है। तो भौतिक विज्ञान में आप सबसे पहले बेसिक रूप से क्या पढ़ने वाले हैं, तो मात्रक पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान में आप बेसिक रूप से मात्रक पढ़ने वाले हैं, फिर गति पढ़ेंगे हम लोग, फिर कार्य, फिर ऊर्जा और शक्ति पढ़ेंगे। तो सारे टॉपिक ईजी हैं। मोस्टली हम लोगों को 10th क्लास तक के टॉपिक्स ही आने वाले हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स जो आगे के हैं वो हम आपसे चर्चा में करेंगे मोस्टली, लेकिन 10th क्लास तक का ही आता है। तो मात्रक, गति, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दाब, प्लवन, परिस्थिति तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता, फिर सरल आवर्त गति, तरंग, ध्वनि तरंग, ऊष्मा, प्रकाश, स्थिर विद्युत, विद्युत धारा, चुंबकत्व, परमाणु भौतिकी, रेडियो सक्रियता, नाभिकीय विखंडन और संलयन, और ब्रह्मांड सबसे आखिरी में। इन सब चीज़ों पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ब्रह्मांड की राइटिंग पे हमें थोड़ा डाउट है, तो आप लोग चेक कर लेना। आगे चलते हैं। तो फिजिक्स में हम लोगों को जो भी थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाले हैं, जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी पे हम लोग बराबर ध्यान देंगे और पूरी कोशिश करेंगे हम, ताकि आप लोगों की समझ बूझ वाली थिंकिंग डेवलप हो जाए, ताकि हम लोग जो चीज़ नहीं भी पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा में जाके अपनी पढ़ी हुई चीज़ से जो चीज़ नहीं पढ़ी है उसके ऑप्शन भी सही सही लगा सकें। तो मैंने आपको समझने पर ध्यान देना है, सीधा मतलब हमारा ये था बोलने का। अब केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की बात करें तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स खत्म करने के बाद। तो उसमें पदार्थ और उसकी प्रकृति पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, मैटर और उसका नेचर पढ़ेंगे। फिर परमाणु संरचना मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तत्वों की आवर्त वर्गीकरण मतलब अपना पीरियोडिक टेबल, जो भी अपने एलिमेंट्स के होते हैं उनकी सबकी जानकारी पढ़ने वाले हैं। रासायनिक बंधन मतलब हम लोग के बॉन्ड्स पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण और अवकरण मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल मतलब एसिड्स, भस्म मतलब हम लोगों के एल्कलाइन या फिर बेसिस, और लवण मतलब हम लोग सॉल्ट्स, इन सब की जानकारी पढ़ेंगे। मतलब अम्ल भस्म या क्षार और लवण की जानकारी पढ़ेंगे। गैसों का आचरण का नियम, ये भी आप लोगों ने काफ़ी सुना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ग्राहम का नियम, बॉयल का नियम, तो ये सभी यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं। विलयन, कोलाइड विलयन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, विलेयता वगैरह, विलायक वगैरह, ठीक है। फिर कार्बन, उसके यौगिक, ईंधन, धातुएँ, अधातुएं, मिश्र धातु, मानव निर्मित पदार्थ और उत्कीर्णन। तो आप लोग देखेंगे हमने यहाँ पर थोड़ा सा आपको हाईलाइट किया कि यहाँ से वो बनता है, वहाँ से वो बनता है, क्योंकि केमिस्ट्री में देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों का सबसे कम इंटरेस्ट केमिस्ट्री में होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दिया कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे। और सबसे पहले हम लोग फिजिक्स तो पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से पूरा पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा समय खर्च नहीं किया, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाना है, ताकि आप लोगों का मन लगा रहे और समय बचा रहे। तो आगे चलते हैं। तो उत्पन्न वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग जीव विज्ञान चालू करेंगे अपना। कुछ टॉपिक्स और रहेंगे, खोज वगैरह, तो उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब जब हम लोग जीव विज्ञान या बायोलॉजी पढ़ने की ओर जाएंगे, सबसे पहले हम लोग जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें लीनियस का वर्गीकरण, अरस्तु का वर्गीकरण, विटकर साहब का वर्गीकरण, इन सब चीज़ों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी, ठीक है। फिर कोशिका विभाजन लिखना था यहाँ पे, फिर ठीक है, अच्छा कोशिका विज्ञान भी सही है, तो कोशिका विज्ञान मतलब साइटोलॉजी पढ़ेंगे, उसी में कोशिका विभाजन आ जाएगा, ठीक है। जो आप लोगों ने समसूत्री, अर्धसूत्री वगैरह वगैरह पढ़ रखे हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोग डीप तक या फिर कम से कम इतना अच्छे से तो पढ़ेंगे, ताकि हम लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से क्रैक हो सके। फिर वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी, पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, हमने बताया था पर्यावरण से सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसको हमने यहीं पे जोड़ रखा, ताकि आप लोग कम से कम समय में अच्छे से अच्छे नंबर ले सकें। प्रदूषण भी पारिस्थितिकी का हिस्सा हो जाएगा। फिर प्राणी विज्ञान मतलब जूलॉजी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जूलॉजी का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अभी हम लोगों देखा है कि हम लोगों के जेल प्रहरी के एग्जाम में, पीछे के रेलवे के एग्जाम में, सभी में कोई ना कोई एग्जाम्पल ऐसा पूछ लेते हैं। कोई बंदे लिख दिया कॉकरोच किस प्राणी जगत का, फिर किस जगत का हिस्सा है, तो आप लोगों को ऑप्शन मिल रहे हैं ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा, है ना, एकाइनोडर्मेटा, ऐसे अलग अलग। तो वो सब आपको कहाँ पढ़ना पड़ता है, प्राणी विज्ञान में ही पढ़ना पड़ता है।
फिर बात आती है मानव शरीर के तंत्र, जिसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि तंत्र पढ़ेंगे आप लोग। खून वगैरह सब यहीं पे पढ़ेंगे, तो खून ही खून छा जाएगा जब हम लोग यहाँ पे विभिन्न प्रकार के तंत्र पढ़ेंगे। तो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक होता है ये। तो पोषक पदार्थ हम लोग भोजन के रूप में जो भी खाते हैं तो उससे क्या क्या मिलता है, तो आप लोगों को पता है कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, वसा मिलता है। तो वो सभी पोषक पदार्थों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और उनको खाने से हम लोग को क्या मिलता है, कितनी एनर्जी मिलती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोषण। ठीक है, तो पोषण भी पढ़ेंगे। फिर जैव विकास, आप लोग डेमार्क के नियम, डार्विन के नियम पढ़ रखे हैं जैव विकास के अंतर्गत, तो वो क्या होता है, क्यों होता है, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। आनुवांशिकी में सब लोगों ने मटर के पौधे के एग्जाम्पल्स याद कर रखे हैं, अपने किसके, मेंडल साहब के। तो आनुवांशिकी के नियम पढ़ेंगे यहाँ पर। मानव रोग तो हम लोग की सभी परीक्षाओं में आते हैं, तो हम लोग तो मानव है, तो रोगी होना तो हमें लगता है हम लोगों का अधिकार हो चुका है। तो मानव रोग पर भी हम लोग काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो इतना बेसिक हमें लगता है आप लोगों के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो हमने यहाँ पर नहीं लिखी हैं, तो उनको भी हम अपने हिसाब से आपको लिस्ट वगैरह प्रोवाइड करेंगे। मतलब फिजिक्स की विभिन्न प्रकार की, साइंस की विभिन्न प्रकार की शाखाएँ, विभिन्न प्रकार के खोजकर्ता, विभिन्न प्रकार के उपकरणों के खोजकर्ता, विभिन्न चीज़ों की मतलब विभिन्न जो भी हम लोग अभी पढ़ने हैं आगे जाके, चाहे हम लोगों के केमिस्ट्री को चाहे फिजिक्स के, उसमें जितने भी शब्द यूज होते हैं, कौन से वैज्ञानिक कहाँ के थे, उन सब पे भी आपको लिस्ट प्रोवाइड करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बाकी जितने भी मेनली सिद्धांत हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं और मेनली हम लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उन पर ज़्यादा विशेष ध्यान देने की कोशिश की जाएगी। तो आज की हम लोग पहली क्लास शुरुआत करेंगे अपने मात्रक चैप्टर से, भौतिक विज्ञान से, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाए और वही चीज़ ज़्यादा पढ़ेंगे जो आप लोगों ने सुन रखी हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी खुशखबरी आप लोगों को दे दें कि हम लोग आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो, इसके लिए एक काम और कर रहे हैं साथ में, कि जो भी यूनिट्स या फिर जो भी चैप्टर्स हम लोग रोज़ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उस पे आप लोगों की कितनी कमांड हो गई या फिर कितना आपको समझ में आया है। तो प्रत्येक यूनिट पे आपको कम से कम 10 क्वेश्चन का एक छोटा सा प्रैक्टिस पेपर आपको हमारे प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के प्ले स्टोर वाले ऐप पे प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग इस ऐप को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डाउनलोड करें। उस ऐप से आपने जो भी चैप्टर पढ़ रखा है, तो उस ऐप से आप लोग हमारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस पेपर लगा सकते हैं। और साथ में आप लोगों को सभी परीक्षाओं के फुल मॉक पेपर्स भी उस पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो उन पर भी आप लगा के अपनी परीक्षाओं को क्वालिफाई करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपना सिलेबस चालू करते हैं। तो हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं, और जिसका पहले चैप्टर का नाम रहेगा हम लोगों का मात्रक। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम रहेगा मात्रक। तो आप लोग बोलेंगे सर आप चैप्टर का नाम तो बोल रहे हैं मात्रक, लेकिन बोर्ड पे हम लोगों को दिख रहा है बड़ी सी राइटिंग में राशियाँ। ठीक है, तो ये राशियाँ किसकी होती हैं, मतलब राशि मात्रक किसके होते हैं, तो मात्रक होते हैं राशियों के, क्वांटिटीज़ के। ठीक है, तो मात्रक होते हैं किसके, क्वांटिटीज़ के। तो हम लोगों को पहले राशियों का ज्ञान होना चाहिए। तो राशि क्या होती है, फिर सबसे पहले चर्चा तो कर लें भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो सबको पता, तो फिर भी हल्का से एक शब्द में हम बोल रहे हैं आपसे कि एक लाइन में बोल रहे हैं, शब्द तो बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी, एक लाइन में बोल रहे हैं भौतिक क्या है। तो जो भी चीज़ हम लोगों को आसपास दिखती है, हम लोग फील करते हैं जो भी चीज़ें, ठीक है, जिनसे आप लोग प्रभावित होते हो, उन सभी प्रकार के कारकों का, घटकों का अध्ययन हम लोग कहाँ करने वाले हैं, भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में करने वाले हैं। तो हम लोगों को जो भी चीज़ दिखती है, फील करते हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोल देते हैं, राशियाँ। अब जो भी आपने फील किया है, तो उसको आप किसी न किसी चीज़ में व्यक्त करने की कोशिश करोगे। जो भी आपने फील किया, जैसे अभी हमने माना कि हमने ठंड को फील किया, ठंड मतलब कोल्डनेस को फील किया है। तो कोल्डनेस को फील करने का अर्थ है आपने तापमान कम फील किया है। तो तापमान एक हो जाएगी राशि, और उसको व्यक्त करने के लिए आपने डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन का यूज किया है, वो क्या हो जाएगा, उसका मात्रक। तो किसी भी चीज़ को जो आप देखते हो, फील करते हो, उपयोग करते हो, उसको हम लोग बोल देते हैं राशि। और उसको नापने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए, ताकि हम लोग बता सकें हमने कितना फील किया, कितना देखा, कितना नहीं देखा, उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग किन शब्दों का उपयोग करते हैं, मात्रक। तो जिस प्रकार से राशियाँ अलग अलग होंगी, उसी प्रकार से मात्रक भी अलग अलग होंगे। तो प्रत्येक राशि का सामान्यतः अपना अपना मात्रक होता है। तो अब राशियों की बात कर लें, तो जो हम बोल रहे हैं आप लोगों से, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके फिर से थोड़ा सा लिख लें। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के द्वारा संपर्क करें। हल्के हल्के शॉर्ट नोट्स भी बना के रखें, ताकि एग्जाम के 2-3 दिन पहले आप इनको तेज़ी से रिवाइज करके अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए तेज़ी से नंबर पा सकें, अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। तो वापस आते हैं, तो राशि हम लोग समझते हैं। राशि का मतलब बस क्या होगा, जो भी हम लोग अपने भौतिक पर्यावरण में आसपास चीज़ों को देखते हैं, उन सभी चीज़ों को, वस्तुओं को, सभी फीलिंग्स को हम लोग क्या नाम दे देंगे, राशियाँ नाम दे देंगे। ठीक है, और उनको जिसमें नापेंगे वो क्या हो जाएंगे, उनके मात्रक। तो फिलहाल अभी राशि पे ही आते हैं, मात्रक पे भी नहीं चलेंगे। तो राशियाँ आप लोगों को पता है कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। तो जो भी हम लोगों ने चीज़ें फील की हैं,
ठीक है ना। तो जो भी आप लोग फील करते हो उन फीलिंग्स में कुछ ना कुछ मान तो होता है, उस मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही राशियों, चाहे हम लोग की सदिश मतलब स्केलर और दिश मतलब, गलत बोल गए हम, सदिश मतलब वेक्टर और दिश मतलब स्केलर, जितने भी जो भी हम लोगों की क्वांटिटीज़ होंगी उन दोनों के पास परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड तो होगा। ठीक है, किंतु कुछ में दिशा होती, कुछ में दिशा नहीं होती। जिसमें दिशा और परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं उनको हम लोग सदिश कह देंगे, और जिनमें दिशा तो नहीं होती किंतु परिमाण बस होता है, फिर उल्टा बोल दिया हमने, सीधा बोलते हैं, जिनमें परिमाण तो होता है किंतु दिशा नहीं होती उनको आप अदिश राशियाँ कहेंगे। तो ये परिभाषा काफ़ी ईजी होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो सदिश राशि को उदाहरण हमने देख रखा है, बहुत से बच्चे के लिए वाला तुक्का ही याद रखते हैं कि जिनमें ये वाह लग जाता है। फिर सबसे पहली सदिश राशि कौन सी है, विस्थापन। तो जिसमें विस्थापन होता है वो सभी क्या चीज़ें क्या हो जाती हैं, हम लोग की सदिश राशियाँ हो जाती हैं। तो विस्थापन तो खुद अपने आप में सदिश राशि है। ठीक है, और हम लोगों का बेग का सूत्र क्या याद है आपको, विस्थापन और बटे में समय। तो इसमें भी कौन आ गया है, इसमें भी विस्थापन आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, हम लोगों का सदिश हो जाएगा। त्वरण का सूत्र आप लोगों को याद है, बेग बटे समय। ठीक है, बेग बटे समय त्वरण होता है। तो इसमें भी कौन आ गया, बेग। तो चूंकि विस्थापन सदिश, बेग सदिश, तो त्वरण भी क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। बाकी हम लोग समझाने की बात करें तो जिन राशियों को नापते समय फिर व्यक्त करते समय आपको मान की आवश्यकता तो है, लेकिन आपको एक दिशा में काम करना पड़ता है, एक विशेष ओर काम करना पड़ता है, आपको अपने लक्ष्य की ओर जाना पड़ता है। उन राशियों को हम लोग क्या कह देंगे, सदिश कह देंगे। ठीक है, मान लीजिए यदि हम आपको विस्थापन को थोड़ा समझा लें, अच्छा पहले इसको पढ़ते फिर दोनों का अंतर करके दिखाते हैं। अदिश राशि में हमने बताया जहाँ पर दिशा नहीं होगी, केवल परिमाण होगा, जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, तापमान, समय और चाल। तो अब आपको बोलेंगे, जैसे मोस्टली हम लोगों ने पढ़ रखा है पीछे पहले से अपने स्कूल टाइम में, स्कूल लाइफ बोलना चाहिए, स्कूल टाइम तो कुरकुरे याद है, हमने देखा है आजकल, तो कुरकुरे में नहीं पढ़ा, स्कूल लाइफ में पढ़ रखा है कि विस्थापन, लंबाई, दूरी, इन सभी के मात्रक क्या होते हैं, इन सभी के मात्रक मीटर हैं, लेकिन तब भी इनको हमने अलग अलग लिख रखा है। तो यहाँ पे आपको ये बोलना है कि सर ये तो आपकी क्या है, विस्थापन सदिश राशि, लेकिन ये दोनों आपकी अदिश राशि क्यों। तो हम जब कहीं पे भी खड़े हैं और यहाँ से हम यहाँ चले जाएँ, चाहे यहाँ चले जाएँ, चाहे यहाँ चले जाएँ, तो इस प्रकार की किसी भी लंबाई को हम कहीं भी जा रहे हैं जिसमें उद्देश्य नहीं अर्थात दिशा नहीं है, तो ये राशियाँ क्या होंगी, सदिश होंगी। अब आपने बोला हम यहाँ खड़े हैं, हमारा टारगेट है यहाँ से यहाँ जाना, तो यदि आप यहाँ से यहाँ ही जाएंगे तो ये आपका यानी यदि आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो आप जब उद्देश्य है, आपके पास लक्ष्य है, दिशा है, तो उसको हम लोग सदिश राशि बोलेंगे। और फिर इस वाली डिस्टेंस को या फिर इस वाली मतलब जो भी हो, इस वाली राशि को हम लोग लंबाई या दूरी ना बोल के क्या कह देंगे, विस्थापन कह देंगे। तो सीधी बात है, हम यहाँ पे थे, ए नम समझो ए बिंदु पे थे और इसे आपको बी पे जाना था, तो यहाँ से आपको ये दिशा दिख रही है, तो जब इसकी ओर जाएंगे तो जिस ओर जा रहे हैं, ठीक है, यदि दिशा का ज्ञान है आपके पास तो उसको आप सदिश बोलेंगे, दिशा का ज्ञान नहीं है तो उसके लिए हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम लोग क्या बोल देंगे, अदिश राशियाँ। अब जो मेन समझाते समय भटक रहा है उसको बता दें आपको कि सदिश राशियाँ जो होती हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की होंगी, और अदिश राशियाँ हमेशा कैसी लिखी जाएंगी, पॉजिटिव। तो इससे क्या अर्थ है, हम जैसे विस्थापन और दूरी को लंबाई को फिर से ले लेते हैं कि हमने बोला हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से कहीं भी जा रहे हैं, चाहे यहाँ जाएँ, चाहे यहाँ जाएँ, चाहे यहाँ जाएँ, तो वो उसमें हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, अर्थात जो हम लोगों की जो भी कहने को हमने राशि तय की है वो किस प्रकार की राशि बन जाएगी, अदिश राशि, क्योंकि उसमें कोई लक्ष्य या फिर दिशा नहीं थी। अब लेकिन आप ए पे खड़े थे और ए से बी की ओर ही जाना है आपको, तो ए से बी की ओर जाओगे तो आपका तय किया गया विस्थापन कैसा, धनात्मक होगा। लेकिन आपका उद्देश्य था ए से बी की ओर जाए, लेकिन आप इस साइड ना जाके बाई चांस इस साइड चले गए उल्टी दिशा में, तो हमारा विस्थापन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो जिस दिशा को आपने टारगेट किया है उस दिशा में यदि आप नहीं जाते हैं तो हमारा जो विस्थापन है वो नेगेटिव हो सकता है या नेगेटिव हो जाता है। इस प्रकार से आज सिद्ध हो जाएगी कि सदिश राशियाँ कैसी होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की, पर अदिश राशियाँ हमेशा कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती है। इसकी कुछ उदाहरण और है हमारे पास आपके लिए कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मैथ्स भी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है और हम लोग कई बार चाल बराबर दूरी बटे समय के रूप में यूज करते हैं, कभी कभी गलती से आंसर ऋणात्मक आ जाता है। हम लोग को पता है दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। कभी कोई बोलता कि मैंने -2 किलोमीटर की दूरी तय की, तो वहाँ पर लक्ष्य की कोई बात नहीं होती। सामान्यतः गणित की संक्रियाँ किस में होती हैं, अदिश राशियों में, और बहुत सी अदिश राशियाँ जैसे कि हम लोग की चाल हो गई, दूरी हो गई, इन सबको कभी हम लोग ऋणात्मक चिन्ह के साथ नहीं दर्शाते, इसलिए कभी कभी आंसर माइनस में आने के बाद भी हम लोग उनके माइनस की उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लक्ष्य की कोई बात नहीं थी। कुछ और व्यवहारिक एग्जाम्पल्स की बात कर लें, क्योंकि भौतिकी जो है आज के समय में एक प्रकार से क्या बन चुकी है, हम लोग की प्रतियोगी परीक्षा में तो केवल इसको हम बोलेंगे ये व्यवहारिक विज्ञान है।
कि आप आसपास क्या यूज करते हो या क्या देखते हो, उन सभी वस्तुओं का अध्ययन ही हमको कहाँ करना है, भौतिक विज्ञान में करना है। तो हम बेसिकली सागर के रहने वाले हैं, तो हमने अक्सर देखा है यहाँ पे लोगों के मुंह से सुनते हुए, कोई हमसे पूछता कहाँ जा रहे हैं तो हम बोलते आ रहे हैं, मतलब हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम अब इस आ रहे वाली क्रिया में जो भी दूरी तय करने वाले हैं या फिर जो भी राशि तय करने वाले हैं, वो राशि कैसी हो जाएगी, अदिश राशि, क्योंकि नहीं पता कहाँ जाने वाले हैं, बस आ रहे हैं। जबकि जा रहे तो क्या बोल दिया, आ रहे। दूसरी प्रकार से यदि आप सदिश का उपयोग करने वाले हैं तो हम बोलेंगे भाई यहीं कटरा बाजार तक, गुजराती बाजार तक, कहीं भी। तो जब आपने लक्ष्य का निर्धारण कर दिया और जब उसी की ओर जाओगे, ठीक है, तो आपका जो विस्थापन है सदिश राशि है वो पॉजिटिव, और जब उससे विपरीत ओर चले जाओगे अपने स्थान से आप, तो हमारा विस्थापन कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं, आगे जाके इन पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो अभी ज़्यादा नहीं फंसते हैं, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी सी बोरियत बढ़ रही है आप लोगों की इस मामले में। तो बस हम तो इतना बोल देते, जहाँ पर दिशा और परिमाण दोनों से सदिश, और जहाँ पे दिशा नहीं है लेकिन परिमाण बस है तो अदिश, और अदिश हमेशा पॉजिटिव होंगे और सदिश नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे। हमने विस्थापन और दूरी या लंबाई का उदाहरण देकर आपको समझाया है। आगे जाके हम लोग सभी राशियाँ पढ़ने वाले हैं, तो फिर से इन पर चर्चा करेंगे क्या सदिश है क्या अदिश है। तो फिर से आप इसको पॉज करके रिमाइंड करके सुनिए, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आप लिख के रखिए, और फिर यदि फिर भी डाउट बनता है तो हमसे संपर्क कीजिए। हमने कुछ अपने व्यवहारिक ज्ञान पे यहाँ पे कुछ तुक्के बनाए हुए हैं कि यदि आप दो अदिश राशियों का गुणा करेंगे तो हमें क्या, एक अदिश राशि प्राप्त होगी, ठीक है। यदि आप एक सदिश और एक अदिश राशि का आपस में गुणा करेंगे तो आपको सदिश मिल जाएगा, और यदि आप दो सदिश का गुणा करते हैं तो सामान्यतः अदिश मिलता है। इस पर हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं स्टार। ये हमेशा सही तो नहीं होता है, पर मोस्टली देखा है हमने कि जब दो आप अदिश का गुणा करें तो अदिश होना है, सदिश और अदिश का होना है तो सदिश मिल रहा है आपको, और सदिश और सदिश का गुणा होना है तो आपको क्या मिलने वाला है, अदिश राशि मिलने वाली है। इसको भी हम आगे जाके सिद्ध करेंगे, जब हम लोग बल वगैरह और कार्य वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको बस ये याद रखना है, राशियाँ जो भी आसपास हम लोग फील करते देखते हैं, चाहे हवा हो, ठीक है, चाहे तापमान हो, चाहे द्रव्यमान हो, चाहे लंबाई हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, उन सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, राशियाँ बोल सकते हैं। और उनका अध्ययन करते समय उनको सदिश और अदिश दो प्रकार से बांटा गया है। अब आप लोग बहुत देर से देख रहे होंगे, दो हैंडसम व्यक्ति हमने अपने आजू बाजू बना रखे हैं, बाकी हमसे तो शायद थोड़े से कम हैंडसम हैं। तो इनकी चर्चा कर लें हमें आपसे कि हम सबको पता है भैया हमारे भौतिक विज्ञान और फिजिक्स के पिता के संज्ञा किसको दी गई है, हमारे आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन को दी गई है। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से एग्जाम में कि आइजैक न्यूटन साहब किस देश के रहने वाले, तो ब्रिटेन, इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनका जन्म 1642 सन में हुआ था, 1726 में ये स्वर्गलोक को सिधार चले गए थे, ठीक है। हाँ, तो स्वर्गलोक या फिर हेवन में चले गए। थोड़ा गुस्सा होगा हमें देख के, हमने स्वर्ग बोला है, हेवन समझते हैं, वो स्वर्ग नहीं समझते। अब अल्बर्ट आइंस्टीन, देखिए कितनी प्यारी निगाहों से हम लोगों को देख रहे हैं ये। तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब आधुनिक फिजिक्स के पिता कहे जाते। तो ये भी क्वेश्चन बनता है आपसे परीक्षा में। ये क्वेश्चन कुछ साल पहले किसी एसएससी के पेपर में पूछा गया था, या फिर व्यापम में ही पूछा गया था कि मेन पिता तो मतलब भौतिकी के पिता तो कौन है, हमारे आइजैक न्यूटन साहब हैं, ठीक है। लेकिन आधुनिक भौतिकी के पिता कौन है, या आधुनिक पिता है भौतिकी के कौन, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आधुनिक पिता का जो दर्जा है या संज्ञा है उनको हमने अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को दी गई है। और ये किस देश के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। पैदाइश इनकी जर्मनी थी, बाकी फ्रांस में जाके मेल ने काम किया है। 1879 में इनका जन्म हुआ था। 1955 में ये भी हेवन को सुधार गए थे, जब स्वर्ग को सुधार गए थे। तो थोड़ा सा हमने आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए दो इमेजेस डाल दी, ताकि आपको लगे कि हम लोग डिजिटल क्लास के रूप में कुछ आपको एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं। तो आशा करते हैं दोनों को आप याद रखेंगे, हमारे डेटा को भी याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो राशियों, हमने जो पीछे राशियाँ पढ़ी हैं, तो राशियों को नापने के लिए या फिर व्यक्त करने के लिए कि हमने भाई ये कितना किया, कितना नहीं किया, कितना लिया, कितना दे दिया, हम लोग को एक विशेष प्रकार के शब्द की आवश्यकता होती है। उस शब्द को ही या फिर उस राशि के मापक को ही हम लोग क्या कह देते हैं, उस राशि के मापक को ही हम क्या कह देते हैं, मात्रक कह देते हैं। तो मात्रक जो है वो राशि का क्या है, मात्रक राशि का मापक है, ठीक है। मात्रक राशि का मापक है। तो अब हमारे जो मापक करने यानी मापन करने के तरीके हैं बहुत सारे थे, ठीक है। उन तरीकों को ही हम लोग क्या कहते हैं, पद्धतियां कहते हैं। उन तरीकों को ही हम लोग क्या कहते थे, पद्धतियां कहते हैं।
तो कोई भी वस्तु जब आप लोग खरीदते हो, बेचते हो, उठाते हो, लेते हो, कुछ भी करते हो, तो उस वस्तु को नापने तोलने के लिए हम लोगों ने अपने अपने तरीके बना रखे हैं। जैसे हम लोग यदि उदाहरण ले लें किसी भी चीज़ का, किसी लंबाई का ही उदाहरण ले लें कि हम लोग जब किसी लंबाई को नापने की बात करते हैं तो हमारे भारत में लंबाई को कभी कभी हम लोग अपने व्यवहारिक शब्द में बेता में नाप लेते हैं, तो कोई क्या बोलते हैं अपने पोरा में नाप लेता है। तो ये सब बहुत से कॉमन शब्द हैं, है ना, हमारे हमने सागर साइड सुने हुए हैं। बाकी और दूसरे शब्दों की बात करें तो कोई बोलता है हमने फुट में नापा है, ठीक है, कोई बोलता है हमने मीटर में नापा है, कोई बोलता है हमने सेंटीमीटर में नापा है, ऐसे बहुत सारे मात्रक आपको, कोई बोलेगा गज में नापा है। तो अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने अपने व्यवहार के अनुसार किसी लंबाई को व्यक्त करने के लिए अपने हिसाब से मात्रक बना लिए, ठीक है, अपने हिसाब से मात्रक बना लिए और वो चलते रहे अपने हिसाब से। अब लेकिन वर्तमान में ऐसे मात्रकों की मांग बढ़ी कि भैया हमने ये शब्द यहाँ तो जैसे हम लोग गज को जानते हैं लेकिन फुट को नहीं जानते, कुछ मीटर को जानते हैं लेकिन फुट को नहीं जानते हैं। तो इसलिए अब पूरे देश विशेष ने अपने देश विशेष ने उसने सोचा, किसी भी देश ने, किसी भी संस्था ने सोचा कि हमारे पूरे क्षेत्र में लोगों के लिए किसी एक राशि के लिए एक ही राशि का मापक अर्थात मात्रक हो, उसके लिए समय समय पर अपने हिसाब से प्रयास किए गए। जैसे आप मुद्राओं के बारे में सुनते हैं कि हर राजा अपने अपने अनुसार मुद्राओं को चेंज करता था, उसी प्रकार से क्षेत्र विशेष में हर एक राशि का भी अपना अपना मात्रक चलता था, ठीक है। तो उनको देशों ने अपने हिसाब से बना रखा था। तो जैसे हम लोग बात करें कि जो पद्धतियाँ हैं जो दुनिया में मेनली चली हैं, अपने भारत में तो कुछ भी चलती थी, तो दुनिया में जो कुछ भी चलती थी उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो दुनिया की सबसे फेमस पद्धति शुरुआत में कौन सी कहलाई थी? FPS पद्धति, जिसमें उन लोगों ने FPS का फुल फॉर्म क्या बनाया था? F का अर्थ था क्या? फुट, P का मतलब था पाउंड और S का मतलब क्या था? सेकंड। तो आप बोलोगे सर ये फुट, पाउंड और सेकंड क्या होता था या क्यों होता था? तो उस समय मोस्टली लोगों को सभी राशियों का ज्ञान नहीं था। मोस्टली हम लोग लंबाइयों का ज्ञान रखते थे या लंबाई का ज्ञान रखते थे, ठीक है। फिर हम लोग किसका ज्ञान रखते थे? द्रव्यमान या भार का। हम लोग या तो यहाँ से वहाँ जाते थे या फिर कोई भी चीज़ को लेते देते समय तौलते थे। और उसके बाद किसका ज्ञान रखते थे? समय का। तो FPS पद्धति में इसका विकास, ये भी हम बोलते हैं पहले आप लोगों से, FPS पद्धति का विकास कहाँ पे हुआ? ब्रिटेन में हुआ था। तो ब्रिटेन के लोग जो थे उन लोगों ने लंबाई को नापा किस में? फुट में। द्रव्यमान को किस में नापा? पाउंड में। और समय को किस में नापा? सेकंड में, ठीक है। तो इस पद्धति का नाम इसलिए शॉर्ट फॉर्म में क्या चल गया? FPS पद्धति। तो FPS पद्धति का विकास ब्रिटेन ने किया, ब्रिटेन में हुआ। और उसमें FPS का अर्थ है फुट, पाउंड और सेकंड, जहाँ पर फुट लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक क्या था? सेकंड। अब एक चीज़ आप लोगों ने और देख रखी है, फिर क्वेश्चन के रूप में पढ़ रखा है, इसका दिया कोई भूल रहा है बाई चांस कि FPS पद्धति ब्रिटेन से ही आई है। तो कुछ लोगों को तो पहले से याद है कि ब्रिटेन में अभी भी क्या चलता? पाउंड स्टर्लिंग, वो उनकी मुद्रा है। तो उसी से हम लोग यहाँ पे पाउंड को याद रख सकते हैं। बस ये है कि ये पाउंड होता है, उसको पाउंड बोलते हैं। अब दूसरी कहानी, हम लोग को ये भी पता है कि भारत में बेकरी कौन लेके आए? तो भारत में बेकरी स्कॉटलैंड से आए। स्कॉटलैंड किसका हिस्सा है? ब्रिटेन का, फिर इंग्लैंड का हिस्सा है। तो स्कॉटलैंड से बेकरी वगैरह आई, बेकरी में बनते हैं केक, और केक का वजन किस में नापते हैं हम लोग? पाउंड में। और सब लोगों को ये भी याद है कि 1 पाउंड बराबर लगभग में कितना मानते हैं? 453 ग्राम, या फिर 453.6 ग्राम। तो लगभग आधा किलो का 1 पाउंड होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे परीक्षा में बनता रहता है, तो इसको भी आप याद रखें। तो अब ज़्यादा कहानी नहीं सुनाते, फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो FPS पद्धति का विकास हुआ है ब्रिटेन में। यहाँ पे F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकंड है। और ये क्रमशः किसके मात्रक है? लंबा, द्रव्यमान और समय के। उस समय लोगों को ज़्यादा राशियों का ज्ञान नहीं था, तो मोस्टली इन 3 चीज़ों के मात्रक के आधार पर ही अपनी पद्धति का विकास कर लिया। पद्धति मतलब चीज़ों को नापने के अलग तरीके। फिर एक और पद्धति आपको सुनने मिलेगी, वैसे 2 नंबर पे हमें इसका नाम लिखना चाहिए CGS का, 1 नंबर पे इसका और 2 नंबर पे इसका। फिर दूसरी पद्धति आप लोग सुनेंगे कौन सी? CGS पद्धति। तो CGS पद्धति का विकास कुछ किताबें बोलती हैं जर्मनी और कुछ किताबें बोलती हैं फ्रांस। तो इस पर हल्का सा डाउट है, ठीक है, बाकी कभी आया नहीं अभी एग्जाम में, तो इस पर मैं कंफर्म नहीं मिल पाया है कि किसी भी प्रकार से डेटा। तो यहाँ पे अब ये देख लें हम लोग कि CGS पद्धति में C का मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे सेंटीमीटर, ये किसका मात्रक रहेगा? लंबाई का। G का मतलब क्या है? ग्राम, और ये किसका मात्रक रहेगा? द्रव्यमान का। S का मतलब क्या होगा? सेकंड होगा। तो कभी कभी ऐसे बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं कि CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो मोस्टली लोगों को किलोग्राम याद है, लेकिन वो SI पद्धति में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो G का मतलब तो यहाँ पे क्या है? केवल ग्राम है। और S का मतलब क्या है? सेकंड है। तो इसमें बस आपको ये याद रखना, CGS पद्धति भी कोई हुआ करती थी, मोस्टली हम लोग इसी को पढ़ते हैं आगे जाके। CGS मात्रक अभी जेल पर ही में क्वेश्चन बना था कि बल का मात्रक न्यूटन है, उसका CGS मात्रक क्या है? तो आपने बोला डाइन था। फिर एक परीक्षा में ये भी आ गया था कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते? तो आप सबने आंसर लगाया 10⁵
तो मोस्टली हम लोगों के भारत में सीजीएस पद्धति का उपयोग ज़्यादा होता रहता था। फिर तीसरी महत्वपूर्ण पद्धति कौन सी थी हम लोगों की? एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में एम का मतलब मीटर अर्थात लंबाई का मात्रक मीटर था, के का मतलब किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम था, एस का मतलब सेकंड तो समय का मात्रक सेकंड था। और इस पद्धति का विकास कहाँ पे हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है, ये कन्फर्म है। तो हम लोगों के आदि मतलब हर एक देश के पास अपनी अपनी पद्धतियाँ हो सकती थी, पर मेनली हम लोगों को पता है कि दुनिया को किसने प्रभावित किया? यूरोपीय देश ने ज़्यादा प्रभावित किया, इसलिए उन लोगों की पद्धतियाँ, उन लोगों ने ही साइंस की शुरुआत की, इसलिए उनकी पद्धतियाँ ही पूरे विश्व में ज़्यादातर प्रभावित देखी गई, और इसलिए उन लोगों की पद्धतियों को ही हम लोगों ने यहाँ पर ध्यान दिया। नहीं तो हम लोगों के यहाँ तो गज ऐसे कई प्रकार के मात्रक चलते थे, तो हम लोग लोकल में आज भी चलते रहते हैं ऐसे जो भी हों, गज वगैरह, और जो भी हमें मुँह पर नहीं आया ज़्यादा। तो आपको उन सबसे ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। अभी तुम लोग को ये याद रखना कि एफपीएस, एमकेएस, इन सीजीएस पद्धति का में किसका क्या मतलब है और किन का विकास कहाँ पे होगा। थोड़े से कुछ और हमने यहाँ पे डायग्राम्स डाल रखे हैं आप लोगों के लिए। तो एक तो आपका 1 किलोग्राम का मात्रक, जिसमें कुछ खास नहीं है, तो आप लोग देखते बाँट हम लोगों के किराने यानी जगह जगह किराने की दुकानों पर रखे मिल जाते हैं। फिर चक्कियाँ, आटा चक्कियाँ वगैरह पर रखे मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा उल्लेखनीय चीज़ है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों का वर्तमान में जो एसआई पद्धति पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में हम लोग, तो एसआई पद्धति में हम लोगों के जितने भी मात्रक निर्धारित किए गए हैं कि किससे किसकी तुलना की जाए, ठीक है, एसआई पद्धति में जो भी मात्रक निर्धारित किए गए हैं, तो उसमें हम लोगों को याद होना चाहिए एसआई पद्धति में लंबाई नाम की राशि का मात्रक क्या है? मीटर। तो अब किसको मीटर माने? किसको मीटर माने? तो एक इरिडियम धातु की छड़ ली गई है और उसकी लंबाई उनने अपने हिसाब से क्या कर दी, यहाँ पर रखी। तो अपने हिसाब से नहीं कि इसका भी हमारे पास एक कहानी है छोटी सी। तो सामान्य हम लोगों को पता है कि हम लोग जब मीटर नापते, दुकानदार क्या करता है? अपने यहाँ गले के मध्य भाग से धागा लेता है, अपनी उंगली के सबसे बाहरी भाग तक ले जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 1 मीटर मान लेते हैं। तो इसी प्रकार से दुनिया में जो 7 महाद्वीप हैं मुख्य रूप से, या 6 महाद्वीप हैं, तो सभी लोगों की औसत हाइट ली गई, और औसत हाइट ली गई, उसको क्या कर दिया गया? आधा कर दिया गया। तो औसत हाइट को आधा किया गया और सबका औसत निकाला। उस औसत को ही क्या मान लिया गया? 1 मीटर। और उसी 1 मीटर लंबी इरिडियम धातु की छड़ को यहाँ पे मतलब कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एसआई पद्धति के सभी मात्रकों को संरक्षित करने के लिए एक म्यूजियम खोल दिया गया और वहाँ पे इस छड़ को रखा गया है। तो उसी प्रकार से सभी को कहाँ पे रखा गया है? वर्तमान में पेरिस में रखा गया है। फिर कुछ लोगों को अब ये भी याद आ रहा होगा कि सर नहीं, आपने जेनेवा में रखा, तो उसकी कहानी हम आपको आगे सुनाने वाले हैं। तो जेनेवा में सारी मीटिंग हुई थी, पर सारी म्यूजियम कहाँ पर खोले गए हैं? पेरिस में खोले गए हैं। जो कुछ फैक्ट्स हमने आप लोगों से शेयर किए हैं, तो फिर से एक हल्का सा ब्रीफ रिवाइज करते हैं। मात्रक क्या होते हैं? तो जो भी पीछे आपने राशियाँ पढ़ी हैं, राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें मात्रकों की आवश्यकता होती है ताकि उनको आप नाप तोल कर सकें। अब मात्रकों को नापने के लिए अलग अलग देशों ने, अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से पद्धतियों का विकास की, जिसमें हमने 3 उल्लेखनीय प्राचीन रूप से पढ़ रखी थी। तो एफपीएस, सीजीएस, फिर एमकेएस, ठीक है। तो एफपीएस का अर्थ आपको बस एफपीएस का अर्थ तो आपको सबको समझ में आया, ब्रिटेन में विकास हुआ, हमने इसकी भी कहानी सुना दी है। एमकेएस का विकास कहाँ हुआ? फ्रांस में। सीजीएस पे थोड़ा डाउट है, जर्मनी या फिर फ्रांस में। मोस्टली किताबें जर्मनी लिखने की कोशिश करती रहती हैं। अब हम लोगों को चौथी सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति जो कि वर्तमान पूरी दुनिया में अप्लाई होती, कौन सी पद्धति रहेगी? एसआई पद्धति। और इसको भी बोलते हैं अभी यहाँ पे कि एसआई पद्धति को किसका प्रतिस्थापक मानते हैं? तो आप बोलेंगे एमकेएस, या फिर एमकेएस पद्धति का विकसित रूप का नाम किसे दिया गया है? एसआई पद्धति को। जिस प्रकार से हम लोग का भारतीय संविधान 1935 का अधिनियम का विकसित रूप है, उसी प्रकार से एमकेएस पद्धति का विकसित रूप किसे माना जाता है? एसआई पद्धति को। तो एसआई पद्धति पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे एसआई पद्धति। तो एसआई का फुल फॉर्म वैसे कुछ लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल, बाकी सही फुल फॉर्म ये है स्टैंडर्डाइजेशन डी इंटरनेशनल। तो ये शब्द रोमन भाषा से उठाया गया है। तो पहली चर्चा तो ये करते हैं एसआई पद्धति आखिर होती क्या है। तो पीछे हमने आप लोगों से एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, अलग अलग पद्धतियों की चर्चा की। अब हम लोग देख रहे हैं कि लगातार दुनिया में वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था। अब ब्रिटेन के लोग लंबाई को फुट में नाप रहे थे इसी क्रम में, एक बार अपने फ्रांस के लोग किस में नाप रहे थे? मीटर में नाप रहे थे। जर्मनी के लोग सेंटीमीटर में नाप रहे थे। तो कहीं ना वो किसी ने कहीं पे समझो कोई व्यक्ति समझो अपना आरक्षक कहीं फिजिकल देने ब्रिटेन चला गया और वहाँ जाके बोलता भाई हम इतने गज के हैं, वो गज को जानते नहीं थे। वही व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति अगली बार कहीं ब्रिटेन में चला गया, वहाँ जाके ब्रिटेन का व्यक्ति फ्रांस में चला गया, बोलता हम इतने फुट के हैं। तो अलग अलग मात्रकों का ज्ञान अलग अलग जगह के लोगों को नहीं था, इसलिए लोगों ने या फिर दुनिया के जो बुद्धिजीवी थे उन लोगों को ये फील हुआ कि हम लोगों को हर चीज़ का या फिर हर राशि का एक मात्रक बनाना चाहिए, उसको पूरे विश्व में प्रभावी करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब सभी प्रकार के मात्रकों में केवल एक रूपता होनी चाहिए, मतलब एक लंबाई या फिर एक राशि के मात्रक को पूरी दुनिया में केवल एक नाम से जाना जाए। उसके लिए
सभी बुद्धिजीवियों ने मिलके एक सम्मेलन किया। कहाँ पे किया? तो जेनेवा में किया। ठीक है, एक सम्मेलन कहाँ किया? जेनेवा में किया। जेनेवा में सम्मेलन किया, तो इसके लिए सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जेनेवा में हुआ। तो जेनेवा सब लोगों को पता ही है, धरती का स्वर्ग के नाम से फेमस हम लोगों का स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो वहाँ का महत्वपूर्ण शहर है जेनेवा। तो वहाँ पर 1966 लिखते हैं, कुछ किताबें 1960 लिखती हैं, तो हम तो लोगों को बोल देते हैं 1960 के दशक में हुआ। तो 1960 के दशक में जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ, जिसमें उनने निर्धारित करने की कोशिश की कि दुनिया में जितनी भी राशियों का हम लोग ज्ञान अध्ययन करेंगे, उन सभी के लिए हम लोग एक एक मात्रक पूरी दुनिया में प्रभावी करने की कोशिश करेंगे। तो सभी प्रकार की राशियों को हम एक एक मात्रक ही मानेंगे। ठीक है, और उस पद्धति को उन्हें नाम दिया कि इंटरनेशनल, मतलब सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पद्धति होगी। इतना आप लोगों को बेसिक रूप से याद रखना है, ताकि दुनिया में किसी प्रकार का, इस प्रकार का कम से कम भेदभाव ना रह जाए कि भैया यहाँ पे फुट तो वहाँ पे मीटर तो कहीं पे सेंटीमीटर। तो अब ऐसा ही पद्धति उनने बनाने का निर्णय लिया। तो ऐसा ही पद्धति में उनने क्या निर्णय लिया? तो उनने राशियों को या मात्रकों को दो भागों में बांटा। मूल राशियाँ, जिनके मात्रक कहलाएंगे मूल मात्रक, और जिनको आप मूल मात्रक की सहायता से बनाएंगे तो वो हो जाएंगे कौन से? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो एक्चुअल यूनिट्स, और यहाँ पर हो जाएंगे डेरिवेटिव्स यूनिट या बेसिक यूनिट्स की बात करें तो मूल मात्रक क्या होते हैं? तो मूल मात्रक जिनको आप किसी और की सहायता से नहीं बना सकते, ये खुद अपने आप में ही बेस हैं, फिर एक्चुअलिटी लेके चलेंगे, रियल होंगे। इनकी परिभाषा को आपको किसी न किसी से तुलना करके ही बनाना पड़ेगा, लेकिन इनको किसी अन्य की सहायता से नहीं बनाया। जैसे हमने बोल दिया आप लोगों से पिछली, अभी हमने बताया था आप लोगों को कि मीटर के लिए हमने ले लिया कुछ भी अपना, तो उनने जितने भी मूल मात्रक थे तो इनको सीधा सोच के बनाया, लेकिन इनको किसी और से नहीं बनाया, तुलना कर दी बस किसी न किसी बेसिक इकाई से। ठीक है, तो उनको बोलते हैं मूल मात्रक। और इनकी संख्या कितनी मानी गई? 7 मानी गई। इनकी संख्या कितनी मानी गई? 7। इनकी संख्या आपको ये भी याद रखना कि ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं, तो आप बोलेंगे 7 मूल मात्रक हैं। ठीक है, तो उन 7 मूल मात्रकों की हम पहले चर्चा करने की इच्छा रखते हैं आपसे। तो हमने यहाँ पर राशियाँ लिखी हैं, राशियाँ आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जो भी हम लोग चीज़ देखते फील करते वो राशियाँ होती हैं। उनको नापेंगे आप मात्रक में, और मात्रकों के संकेत भी होते हैं। तो 7 मूल मात्रक जो है उनके नाम हम पहले पढ़ दें आपको फटाफट। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। उनका कोई क्रम याद रखने की जरूरत नहीं होती है। बस क्वेश्चन कभी कभी ये बनते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल राशि या मूल मात्रक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो लंबाई का मूल मात्रक क्या है आपका? तो आप बोलेंगे मीटर, या फिर ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर है। तो अब आपको सेंटीमीटर और फुट को ध्यान नहीं देना है, भले हम लोगों के भारत में फुट ज़्यादा चलता है। फिर द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान का मात्रक किलो, थोड़ा सा गलत लिखा है, बस किलोग्राम भी जोड़ना पड़ेगा इसके पीछे। तो किलोग्राम होता है, जिसका संकेत क्या होगा? केजी, स्मॉल केजी होगा। फिर समय की बात करें, समय का मात्रक सेकंड या सेकंड होगा, इसको केवल आप स्मॉल एस से दिखलाएंगे, मानिए कि स्मॉल एस है ये। फिर तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन, तो इसका होता है के या कैपिटल के। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसको आप दर्शाएंगे कैपिटल ए से। ठीक है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला या कंडेला, तो इसका हो जाएगा क्या? सी डी। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होगा? मोल। तो ज्योति तीव्रता को लेकर हमने कुछ तुक्के बना रखे हैं, क्योंकि हम लोग आगे जाके ज्योति तीव्रता, ठीक है, और किसका अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक हमने क्या बना रखा है, वो बस डिसाइड कर लें कि ज्योति निकलती है किससे? प्रकाश से। ठीक है, ज्योति निकलती है किससे? प्रकाश से, और प्रकाश से ही क्या चलती है? सीडी चलती है, और सीडी का फुल फॉर्म क्या बन जाता है? कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का क्या है? हम लोग जब बाजार में कोई भी चीज़ मात्रा में लेने जाते हैं उसका क्या करते हैं? मोल भाव करते हैं। तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो जाता है? मोल। उसको दर्शाएंगे किससे आप? MOL से, स्मॉल MOL से। तो थोड़ा सा रिवीजन कर दें। लंबाई का मात्रक मीटर, सबको याद। द्रव्यमान का ग्राम भी नहीं है, क्या है? ना पाउंड है, यहाँ पे क्या किलोग्राम है। समय का मात्रक घंटे नहीं, हम लोग सामान्यतः घंटे यूज करते हैं, लेकिन ऐसा ही मात्रक क्या है? सेकंड है। तापमान का मात्रक केल्विन है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? मोल है। ठीक है, और ज्योति तीव्रता होती है, थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देते हैं कि जब भी हम लोग देखते हैं आपने कोई भी प्रकाश स्रोत को जलाया तो उससे कोई ना कोई प्रकाश निकलता है, तो वो प्रकाश कितनी तीव्र गति से कहाँ तक पहुँच पा रहा है, उसको नापने के लिए कौन से मात्रक का उपयोग किया जाता है? कैंडेला का मात्रक का यूज किया जाता है कि कितना तीव्र चल रहा है ज्योति या प्रकाश। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग पदार्थ की मात्रा की कर लेते हैं कि पदार्थ की मात्रा क्या होती है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा तो आप लोग बोलते हैं द्रव्यमान में भी नाप लेते हैं। तो पदार्थ की मात्रा को इकाई आयतन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं आप कि हमने समझ लिया कि हमारे पास ये एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ 10-10 सेंटीमीटर है। तो 10-10 सेंटीमीटर करेंगे तो इसका कुल मिला के आयतन कितना निकल के आ जाएगा हम लोगों का? 1000
सेंटीमीटर क्यूब, जिसको ही आप क्या बोल देंगे 1 लीटर। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 घन सेंटीमीटर का ये अर्थ क्या होता है 1 लीटर। तो हमने एक बॉक्स ले लिया जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ 10-10 मान ली। अब इसके अंदर हमने क्या गैसों को भरने की कोशिश की, ठीक है। तो कितनी गैसें भर जाएंगी एक निश्चित आयतन में, उसमें गैस के अणुओं की कितनी संख्या बढ़ जाएगी, उस संख्या को ही हम लोग क्या कह देते हैं पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो गैस के मामले में पदार्थ की मात्रा को हम लोग एक एवोगाड्रो संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं कि 1 लीटर गैस का आयतन हमेशा कितने अणुओं के लिए रूप में व्यक्त किया जाएगा 6.023 या फिर कुछ किताबें इसको 6.022 भी लिखती हैं। तो हमने तो याद करने के लिए बना लिया है कि यहाँ पे भी आप 23 लिखें और यहाँ पे पावर भी कितने की लगा रहे हैं 23 की। तो सामान्यतः वाली जो संख्या गैसेस के अणुओं के लिए व्यक्त की जाती है कि 1 लीटर गैस के अणुओं की संख्या 1 मोल में कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23 संख्या, इसका कोई मात्रक नहीं होता। इतने अणु 1 लीटर गैस के रूप में समाहित होते हैं किसी भी जगह पे, जिसको आप बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, ठीक है। या फिर किसी समझो आपके पास कोई धातु का टुकड़ा है, तो इस धातु के टुकड़े में कितने गैस यानी कितने धातु के अणु समाहित हैं वो उसकी क्या कहलाएगा, उसका मोल कहलाएगा, जिसको आप किस में व्यक्त करेंगे, जो पदार्थ की मात्रा कहलाएगी उसको आप किस में व्यक्त करेंगे मोल में व्यक्त करेंगे। तो इसको आप याद रखें और थोड़ा सा रिविजन करें। फिर से बस ये बोल देते हैं कि ऐसा ही पद्धति में मात्रकों को 2 भागों में बांटा गया, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की संख्या कितनी निर्धारित की गई इस मीटिंग में, जेनेवा की मीटिंग में 7 निर्धारित की गई और सबके मात्रक और संकेत भी निर्धारित कर दिए गए कि इनको आप लिखने पे क्या आपको निर्णय लेना है, ठीक है। एवोगाड्रो संख्या वहाँ पर निर्धारित नहीं होती, फिर अलग अलग एवोगाड्रो संख्या का मान अलग अलग हो सकता है। बाकी ये वाला किसके लिए है, तो गैस के अणुओं के लिए है। बाकी इतना डीप में ज़्यादा आता नहीं, तो आप सीधा पूछते हैं गैस एवोगाड्रो संख्या का मान कितना है, तो आपको याद रखना है 6.023 इंटू 10⁻23। कभी कभी 22 लिखा सकते तो उसको भी आप सही मानें। अब हम लोग चलते हैं अपने व्युत्पन्न मात्रकों की ओर, डेरिवेटिव्स यूनिट। अब व्युत्पन्न में आप लोग देख ही रहे हैं कि इसको उत्पन्न किया जाएगा, ना कि ये खुद होंगे। मूल मतलब खुद होंगे तो वो तो हो गए हम लोग के मूल मात्रक। अब जो खुद नहीं होंगे उनको बनाना पड़ेगा, तो वो क्या होगा कहलाएंगे हम लोग के मूल व्युत्पन्न मात्रक पर डेरिवेटिव्स यूनिट। तो सबसे ईजी एग्जाम्पल हमें दिख रहा है किसका, चाल का। तो एक और छोटी सी परिभाषा ये बन जाती है कि व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होंगे जिनको आप मूल मात्रकों की सहायता से या फिर मूल राशियों की सहायता से बनाएंगे। तो आप लोगों को हमारे ख्याल से याद है कि चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो चाल का पहले सूत्र की बात कर लें, तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी का ही अर्थ एक प्रकार की लंबाई है, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। और लंबाई का मात्रक क्या था, मीटर था। ये दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें एक मूल राशि दूरी के रूप में मीटर आई है और एक मूल राशि समय के रूप में कौन, सेकंड आई है। तो इसको आपने दो मूल राशियों या मूल मात्रकों की सहायता से बनाया है, इसलिए चाल व्युत्पन्न राशि उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। ठीक है, आगे चलें। इसी प्रकार से एक और आप लोग देख रहे हो नीचे बल लिखा हुआ है हमने, तो बल भी यहाँ पे नहीं है वैसे, तो आप एक सीधा ये याद करके दी जा रहे हो, तो जो 7 के अलावा आएंगे सारे के सारे वो क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न। और एक और सिद्ध करने की कोशिश कर लेते हैं हम आपके लिए। तो बल का सूत्र आप लोगों को, कुछ लोगों को याद है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। आगे पढ़ेंगे हम लोग द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान एक मूल राशि हमें पता है, उसका मात्रक क्या है, किलोग्राम। तो यहाँ पे किलोग्राम लिखेंगे, ठीक है। द्रव्यमान के रूप में क्या आ जाएगा, किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, आपको पता, वेग परिवर्तन ही क्या होता है, त्वरण होता है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको भी आपने अलग अलग मूल राशियों के रूप में व्यक्त किया है, इसलिए इसका मात्रक भी कैसा मात्रक कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। ये हम लोग आगे जाके इनको भी थोड़ा सा तोड़ के जोड़ के सीखेंगे, ताकि इनकी सहायता से हम लोग मात्रक तो निकालेंगे और साथ में हम लोग को पढ़ने पड़ते हैं विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूले, तो उनको भी निकालने में काम में आएंगे आपके। और जो विमीय सूत्र होते हैं वो भी किन की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, तो आप बोलेंगे मूल मात्रकों की सहायता से, मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बेसिकली सीख चुके हैं, जिनको हम लोग आगे जाकर उपयोग करने वाले हैं। तो मूल मात्रक के रूप में जिनको व्यक्त करेंगे वो व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। और हमने ये फार्मूले आपको सिखाने का एक दूसरा उद्देश्य हमारा ये भी था, आगे जाकर हम लोग को विमीय सूत्र सीखने हैं। तो विमीय सूत्र में भी हम लोग किनका उपयोग करेंगे, मूल मात्रकों का, ताकि आप, और उससे पहले आपको व्युत्पन्न राशियों को पहले मूल मात्रक के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो अब इनके अलावा जितने भी हम लोगों को व्युत्पन्न राशियाँ मिलेंगी उन सबके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। जैसे चाल का मात्रक तो आपने बोला मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन तो वो भी व्युत्पन्न मात्रक, कार्य का मात्रक जूल तो वो भी व्युत्पन्न हो जाएगा, दाब का मात्रक पास्कल तो वो भी क्या माना जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक माना जाएगा।
तो पहली क्लास इजी भी है, इसलिए हम आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा है, तो हमारा मुंह तो रुक नहीं रहा है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हम लोग आगे की क्लासों में भी रिपीट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो पीछे ऐसा ही पद्धति में 2 प्रकार के मात्रक पढ़े, एक तो पढ़ा मूल मात्रक और एक पढ़ा व्युत्पन्न मात्रक, तो वो तो हो गया। फिर कुछ चीज़ें अभी भी और बची थी जिनको हम लोग ना तो मूल मात्रक के रूप में व्यक्त कर पाए, ना ही व्युत्पन्न मात्रक में हम लोग मूल मात्रक से बना पाए। तो फिर व्याकरणों के मन में उनके बारे में ख्याल आया कि ऐसे मात्रकों को हम लोग क्या नाम दे देंगे। तो ऐसे मात्रकों को हम लोग संपूरक मात्रक नाम दे देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नाम दे देंगे। तो उसके लिए उन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों की संख्या मात्र कितनी मिली उनको, और फिर ढूंढने पर केवल 2 मिली। ठीक है, तो संपूरक मात्रक की संख्या मात्र 2 मिली है। तो उसमें कौन कौन से मात्रक की राशियाँ थीं, तो उसमें राशि पहली राशि का नाम था कौन सा, समतल कोण। ठीक है, समतल कोण लिखना है पूरा समतल कोण, और इसका मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे रेडियन। तो कोण को तो हमारे भारत में मोस्टली हम लोग अंश में नापते हैं, लेकिन ऐसा ही पद्धति ने कोण का मात्रक क्या निर्धारित किया, रेडियन मात्रक निर्धारित किया है। और हमारे ख्याल से आप लोगों को सबको याद है कि कोण का मात्रक जो रेडियन है, तो उसको सामान्यतः हम लोग पाई के रूप में व्यक्त करते हैं। और 1 पाई रेडियन का मान कितना होता है, तो आपको 1 पाई का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो समतल कोण का अर्थ क्या है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि जब भी आप कोई 2 विमाओं के बीच कोण नापने वाले हो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 90। ठीक है, तो ये समतल पर स्थित है। समतल का मतलब जिसमें केवल 2 विमाएँ, आप या तो लंबाई में जाओगे और चौड़ाई में जाओगे, और इन दोनों के बीच जब आप कोण नापने वाले हो तो उसका मान किस में व्यक्त करना हम लोग, रेडियन में, और वो कहलाएगा समतल कोण। तो इसका ऐसा ही मात्रक रेडियन हम लोग अपने भारत में अंश में भी नापते हैं। और जब घन कोण या ठोस कोण की बात होगी, दूसरा संपूरक मात्रक, तो इसका अर्थ क्या है, इसको घन कोण या ठोस कोण या जो भी कोण कह रहे हैं यहाँ पे, तो उसका मात्रक क्या लिखना, स्टेरेडियन लिखना है। तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, स्टेरेडियन। ये इसकी जगह पे आना है, इसको माने कि हमने नहीं लिखा था। तो घन कोण, तो सब लोगों ने घन तो पढ़ रखा है, घन को आप लोग क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब कैसे बनता था, इसमें 3 विमा होती थी, एक लंबे जाते थे आप, एक चौड़े जाते थे और एक ऊंचे जाते थे। जब आप इन तीनों विमाओं के बीच इकट्ठा कोण निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे सामान्यतः कोणों पे हम लोगों को दिखते हैं, हम लोगों के घर में हम लोगों को देखा है कि जब हम लोग काम लगाते हैं तो जो काम करने वाले मिस्त्री या ठेकेदार लोग आते हैं, इंजीनियर्स वगैरह आते हैं, तो अपने साथ में इस प्रकार का एक यंत्र लेके आते हैं इसी टाइप का। तो उसको कोनों पर लगा लगा के देखते हैं कि भाई सभी दीवारें आजू बाजू ऊपर की ओर एक ही प्रकार से जा रही कि नहीं जा रही हैं। तो उस वाले यंत्र को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो लोग स्टेडियम लेके आए हैं, बाकी वो लोग तो बोलते हम तो खोंचा लेके आए हैं, हमने अपने घर में सुना है ऐसा, मतलब अपने आसपास। तो उस यंत्र के लिए फिर वैज्ञानिक रूप से क्या नाम दिया गया, थियोडोलाइट। ठीक है, तो सामान्यतः आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि रेडियन को तो हम लोग अपने चांदे आने की सहायता से नाप लेंगे, रेडियन को तो हम लोग चांदे आने की सहायता से नाप लेंगे, लेकिन जो घन कोण या ठोस कोण होगा, तो ठोस कोण को नापने के लिए आपको अब चांदे आने की सहायता, आपको प्रोटेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको क्या लेना पड़ेगा, थियोडोलाइट। और थियोडोलाइट आप लोगों ने भूगोल के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने आसानी से जान रखा है उसको। तो ये व्यक्ति जो है थियोडोलाइट की सहायता से यहाँ के विभिन्न आपके जो समतल, मतलब जो भी आपका त्रिविमीय क्षेत्र है, त्रिविमीय क्षेत्र के कोणों को नापने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे कितनी ढाल है, कितनी ढाल नहीं है। तो उसको हम लोग के जो थियोडोलाइट से जो नापते हैं वो क्या नापते रहते हैं, वो लोग घन कोण या ठोस कोणों की गणना करते रहते हैं। तो आखिरी बस छोटा सा ब्रीफ रिवीजन ये करते हैं आप लोगों के लिए कि एसआई पद्धति में मात्रक सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक आपने साथ याद कर लिए, व्युत्पन्न मात्रक तो जितने बनाते जाएंगे उतने बनते जाएंगे। फिर कुछ मात्रक छूट गए जो ना तो मूल मात्रक कहला पाए, ना ही व्युत्पन्न मात्रक के रूप में उनको बना पाए, तो उनको संपूरक मात्रक नाम दे दिएगा। इनकी संख्या मात्र 2 रहेगी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि एसआई पद्धति में संपूरक मात्रक या फिर सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने हैं, तो आप बोलेंगे 2 हैं। तो एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। तो रेडियन किसका मात्रक होता है, तो आप बोलेंगे समतल कोण का। ठीक है, और घन कोण किसका मात्रक, घन कोण का मात्रक क्या, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, और स्टेरेडियन नाम का जो कोण नापना है आपको, तो किस यंत्र की सहायता से नापेंगे आप, तो आप बोलेंगे थियोडोलाइट की सहायता से नापेंगे। तो इस प्रकार से अपनी हम एसआई पद्धति को ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं ताकि क्लास ज़्यादा बोरियत ना फैला पाए। तो यहाँ से कुछ एक अन्य फैक्ट्स लाए गए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को पता हो कुछ अन्य मात्रक के रूप में कि पार्सेक जो है लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, और पार्सेक
क्या होता है, तो पारसेक की वैल्यू जो होती है, 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष। मतलब जो आपको प्रकाश वर्ष याद, अभी हम आगे बताएंगे, प्रकाश वर्ष बोल लिखा है बाजू में, तो प्रकाश वर्ष की मात्रा में भी जब आप 3.26 से गुणा करेंगे तब जाके आपको क्या मिलने वाला है, 1 पारसेक मिलने वाला है। मतलब 1 प्रकाश वर्ष से 3.25 गुना क्या होता है, पारसेक। मतलब सीधा बोल सकते हैं लगभग में 3 गुने से भी ज़्यादा होता है, प्रकाश वर्ष से 3 गुने में से भी ज़्यादा कौन होता है, हम लोगों का पारसेक होता है। ठीक है, अब प्रकाश वर्ष की बात करें तो अब आप लोग बोलोगे सर आपने पारसेक बता दिया, लेकिन पहले प्रकाश वर्ष बताना चाहिए। तो पारसेक में हमने प्रकाश वर्ष लेके आए और प्रकाश वर्ष ये लिखा है आपके सामने। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना, भले इसके नाम के पीछे लगा है वर्ष, लेकिन ये समय का मात्रक नहीं। वर्ष में तो हम लोग सामान्यतः समय नापते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष पूरा किसका मात्रक होता है, तो आप बोलेंगे ये दूरी का या लंबाई का मात्रक होता है। ठीक, लाइट ईयर इंग्लिश में बोलते हैं इसको आप लोग। तो 1 प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर किसका मात्रक है, प्रकाश का मात्रक है, जिसका मान कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और ये भी आप लोग नोट कर लें जिनको नहीं पता है कि 1 प्रकाश वर्ष का अर्थ क्या है, कि प्रकाश जब भी चलता है तभी वो तो चलता रह सकता है, जब तक उसको अवशोषित ना किया जाए तो वो चलता ही रहेगा। तो प्रकाश जब तक चलता रहेगा तो कब तक चलता है, तो आप बोलेंगे 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। तो 1 वर्ष में बहुत ज़्यादा दूर जाएगा, ये तो आप लोग देख पा रहे कितनी बड़ी 15 की घात लगी है, जिसको हम लोग सामान्यतः पढ़ भी नहीं सकते। तो 1 साल में प्रकाश इतने मीटर दूर पहुंच जाएगा, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर दूरी तय कर लेगा कौन, प्रकाश 1 वर्ष में। तो इसी को हम लोग बोलेंगे 1 प्रकाश वर्ष। और इसी से 3.25 गुना हो जाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, पारसेक मिल जाएगा। अब हमने भैया प्रकाश को चलाया है, तो मैं प्रकाश की चाल भी बताऊँ कि प्रकाश जो होता है कि 1 साल में इतना चलेगा, तो 1 सेकंड में कितना चलता है। तो प्रकाश की चाल या स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, तो 3.08, हमें कुछ किताबें इसको सीधा 3.00 भी लिख देती हैं। तो 3.08 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर कुछ लोगों को याद है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, कि प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जब आप लोग किलोमीटर लिखे हुए यदि, ठीक है ना, किलोमीटर लिखें तो आप उसको 3 लाख लिखते हैं लगभग में, 3 लाख। और 3 लाख का अर्थ क्या होगा, 3 गुणा 10 के ऊपर कितने, 1 2 3 4 5, तो 3 गुणा 10 के ऊपर 5, और यहाँ पर लिखेंगे आप किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यदि आप किलोमीटर को किस में चेंज करने जाओगे, मीटर में, तो हमें पता है 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और 1000 का मतलब 3 की घात और बढ़ जाएगी। तो आपने यहाँ पे 3 की घात और बढ़ा दी है। तो मोस्टली लोगों को हमने देखा है ये याद होता है, लेकिन परीक्षाओं में आता क्या है, इस प्रकार से। तो वो लोग यहाँ पे किलोमीटर नहीं देते, क्योंकि हम लोगों को याद है ये लंबाई का मात्रक तो क्या होता है, सही मात्रक मीटर, ना कि किलोमीटर। तो हम लोगों को याद है कि लगभग में होता है 3 लाख किलोमीटर, लेकिन ऐसा ही पद्धति में आपको लिखना पड़ेगा उसको मीटर। तो मीटर, जैसे ही आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये 5 की घात किस में चेंज हो जाती है, 8 में, और ये किलोमीटर का मात्रक चेंज हो जाएगा मीटर में। और एक्यूरेट वैल्यू कितनी, 3.08 होती है। ये भी आपको याद रखना, लगभग में होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसे कुछ लोगों को याद है कि जो हमारा चंदा मामा जी हैं, जो हम लोगों के चंद्रमा, उससे सूर्य से यानी उससे प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में लगभग एक मिनट लगता है, लगभग 1 सेकंड लगता है। उसकी दूरी कितनी है, 3,84,000, लगभग में लगता है 1 सेकंड। ठीक है, तो जो लगभग में 1 सेकंड लगता है, तो उसका अर्थ क्या है कि 1 सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, 3 लाख, लेकिन उसकी दूरी 3,84,000 के आसपास है। थोड़ा सा उसको 1.33 सेकंड के आसपास समय लग जाएगा। तो ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाना है, बस हम आपको आखिरी में इतना बताते हैं, पारसेक सबसे बड़ा मात्रक है, जिसको प्रकाश वर्ष के रूप में व्यक्त करेंगे। तो प्रकाश वर्ष से भी 3.25 गुना, और प्रकाश वर्ष का अर्थ है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी, जिसका मान इतना होता है। अब जो प्रकाश चलता है वो किस चाल से चलता है, तो प्रकाश की चाल कितनी है, 3.08 मीटर पर सेकंड, या फिर किलोमीटर में कितनी लिखेंगे, 3 इंटू या फिर 3.08 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। तो ज़्यादा बोर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इनमें कोई अगर फैक्ट ही डले हैं, आपको इन सब याद रखना है। इसको थोड़ा सा बस ध्यान से लिख लेना आप लोग कि स्टेडियम था, ना कि स्टेडियम। अब आगे चलते, तो हमने जो पीछे भी आपको मीटर से किलोमीटर वगैरह चेंज करना सिखाया, तो उसको आपने देखा, हमने घात के काम किए थे। और आजकल की परीक्षाओं में घात संबंधी प्रत्यय भी पूछे जा रहे हैं कि यदि आपको घात वगैरह के रूप में बड़ी से बड़ी संख्या को दिखलाना है, और फिर लेकिन उसके बाद भी आप घातों को लिखना नहीं चाहते हो, तो आप किन शब्दों का उपयोग करेंगे, तो उनको बोलते हैं घातों का प्रत्यय, प्रीफिक्स ऑफ पावर्स। तो इसमें हम लोग समझाने के लिए इसको हम आपको एक काम ये करते हैं कि हम आपको एक बेसिक मात्रक
मीटर ले लेते हैं। ठीक है, एक बेसिक मात्रक मीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक मात्रक हम लोगों को पता है, लंबाई का बेसिक मात्रक मीटर होता है। अब हम लोग पहले एक काम करते हैं, भले ही हमने ये पहले लिखा है लेकिन ईजी हमने देखा समझाने में ये होता है कि बुक में पहले छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, तो हमने छोटे से बड़े की ओर लिख रखा है यहाँ पे, तो ये घटते क्रम में है और नीचे बढ़ते क्रम में, तो हम पहले आपको समझा देते हैं ये। तो हम लोग को पता है कि हमारे पास सामान्यतः लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, और यदि आपने 1 मीटर से 10 मीटर लिख दिया, 10 मीटर लिख दिया, और 10 का मतलब ही क्या है, 10 के ऊपर 1 की घात, तो उस 10 मीटर को आप, अब यदि आपकी इच्छा कि हम उसके आगे मीटर तो लिखें पर ये 10 नहीं लिखें, मतलब 10 के ऊपर 1 की घात नहीं लिखें, तो इस 1 की घात को सीधा आप क्या लिख सकते हो, डेका। ठीक है, तो आपको समझना क्या है कि यदि आपको एग्जाम में कभी ऐसा लिखा गया 10 मीटर के लिए आप और किस रूप में व्यक्त कर सकते, तो आप बोलेंगे केवल 1, इसको हम लोग केवल डेका मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात आप लोग इस 10 की जगह पे क्या लिख देंगे, केवल 1 डेका लिख देंगे। उसी प्रकार से अब आपके पास मीटर तो है लेकिन 10 पे 2 की घात लग गई, अर्थात 10 के ऊपर 2 का अर्थ होगा 100, और 10 के ऊपर 2 मीटर मतलब 100 मीटर। तो 100 के लिए आप लोग एक शब्द में क्या लिख सकते हैं, हेक्टर। फिर से अर्थ क्या निकलेगा, यदि आप लोग से कोई पूछता है कि 100 मीटर को हम लोग है ना 100 लिखना नहीं चाहते लेकिन मीटर बस लिखना चाहते हैं, तो आप केवल क्या कर देंगे, हेक्टर कर देंगे। आप क्या कर देंगे, हेक्टर। हेक्टेयर का अर्थ क्या होता है, 100। हम लोगों को पता है 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर, यानी 100 गुणा 100 का यदि आपके पास खेत है, यदि 100 गुणा 100 का आपके पास खेत है, 100 गुणा 100 मीटर का आपके पास खेत है, और 100 गुणा इस 100 मीटर का मतलब ही क्या है, 1 हेक्टोमीटर और 1 हेक्टोमीटर। तो आप जब आप 1 हेक्टोमीटर का 1 हेक्टोमीटर में गुणा करते हैं तो 1 हेक्टेयर निकल के आता, तो उसको यहीं से बनाया गया है। तो बस हम लोग को क्या याद रखना है, या तो आप लोग, हमने आपको उल्टा समझा है किस प्रकार से कि 10 के ऊपर 2 की घात को आप हेक्टर लिखेंगे, या फिर सीधा आपको ये भी याद रखना है 1 हेक्टामीटर का अर्थ क्या हो जाएगा, 1 हेक्टामीटर का अर्थ हो जाएगा 10 के ऊपर 2 की घात मीटर या फिर 100 मीटर। उसी प्रकार से 1 किलोमीटर का अर्थ क्या होता है, 10 के ऊपर 3। तो जब भी आप लोग अगली बार से कभी बहुत बड़ी संख्या आ जाती है और 3 जीरो लगे हुए हैं, तो 3 जीरो की जगह पे आप किसको रिप्लेस कर सकते हैं, किलो को। यदि कभी आपको 10 के पीछे 6 जीरो लगे मिल गए, मतलब आपको 10 लाख मीटर मिल गया है, तो उसको आप सीधा एक शब्द में क्या लिख सकते हैं, 1 मेगा मीटर। तो मेगा का अर्थ कितना होगा, 10 के ऊपर 6 की घात होगी। यदि आपको किसी एक संख्या के पीछे 9 जीरो लगे मिल गए हैं, तो उस 9 जीरो को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, गीगा से, या उसी को आप लोग पढ़ते हैं जाइगा। ठीक है, तो गीगा और जाइगा दोनों बात बराबर होती हैं, GIGA स्पेलिंग होती है इसकी इंग्लिश में। तो हमने अलग अलग जगह इसके अलग अलग उच्चारण देखे, इसलिए दोनों शेयर किए हैं आप लोगों से। तो 10 के ऊपर यदि 12 की घात है, T से होता है 12, और T से क्या बन जाएगा, 12 से हो जाएगा 13। तो यदि आपको 12 जीरोस लगे मिलते हैं, या फिर 10 के ऊपर 12 की घात लगी मिलती है, तो उसको आप 13 से व्यक्त करेंगे। और 10 के ऊपर 15 की घात लगे तो उसको आप क्या करेंगे, 15। तो पा से 15 और पा से हो जाएगा पैटा। ठीक है, पा से 15 पा से पैटा। और 10 के ऊपर यदि 18 की घात लगी है तो उसको आप क्या कर देंगे, ए से 18 और ए से हो जाएगा एक्सा। तो ये प्लस की घातें होंगी बढ़ते क्रम में। तो आपको याद रखना है, यदि आपको कभी बहुत बड़ी बड़ी संख्या लिखी मिल जाती हैं, तो आप उतनी बड़ी संख्या लिखने से अच्छा आप उनको किसके रूप में लिख दें, इन घातों के रूप में लिखें। और घातों के रूप में वो भी आप किस में व्यक्त कर सकते हैं, इन प्रत्यय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब ये तो हो गए बढ़ते क्रम में। अब यदि हम लोगों ने घटते क्रम की बात की, यदि हम लोगों ने घटते क्रम की बात की, तो घटते क्रम से क्या अर्थ है, यदि आपसे कोई बोलता है डैसी, तो डैसी का अर्थ क्या लिखा हमने यहाँ पे, 10 के ऊपर -1 की घात अर्थात 1/10। या फिर यदि हम फिर से वही ले रहे हैं, वहाँ सामान्य मात्रक मीटर है, और मीटर के भी यदि आपने 10 टुकड़े कर दिए हैं, ठीक है, मीटर के 10 टुकड़े की ना कि दिल के किए हैं, तो मीटर के 10 टुकड़े कर दिए यदि हमने यहाँ पे, तो इसका अर्थ है 1/10 मीटर का ही अर्थ आप इसको इतनी जगह को आप केवल किसके रूप में लिख सकते हैं, डैसी के रूप में लिख सकते हैं। तो डेसीमीटर, अर्थात यदि आपको कभी डेसी लिखाएगा तो अभी 10 करते हैं, फिर 10 के ऊपर -1 की पावर करेंगे, तो टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पे। उसी प्रकार सेंटी का अर्थ आप सबको याद है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो आप बोलते हैं 1/100, और 1/100 का ही अर्थ क्या हुआ, 10⁻²। ये सब लोगों को याद है हमारे ख्याल से कि 10 के ऊपर -2 का अर्थ क्या है, 10 के ऊपर नीचे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप इसी का अर्थ क्या है, 1/100। तो 1/100 को लिखोगे आप 10⁻², लेकिन नीचे, और जब नीचे से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो प्लस की घात किस में हो जाएगी, माइनस में। तो सीधी बात है, सेंटी लिखना है, यहाँ पे बिंदी लगना भूल गई है, तो सेंटी का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10⁻²। और जो भी आपका आगे मीटर है, वाइट है, ठीक है ना, उन सब से भी जो भी मात्रक उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं। मिली का अर्थ क्या हो जाएगा, तो मिली का मतलब होता है 1/1000, मतलब 10 के ऊपर -3। माइक्रो का अर्थ हो जाएगा कितना, तो आप बोलेंगे 10 के ऊपर -6। ठीक है, माइक्रो लिखा है ये, माइक्रोवेव्स जो आप लोग सुनते हैं समझते हैं,
ठीक है। नैनो का अर्थ क्या, ना से नैनो ना से 9 तो 10⁻⁻9। पीको का अर्थ क्या हो जाएगा 10⁻12। और फेम्टो का अर्थ हो जाएगा 10⁻15। और फेम्टो को ये आप लोग सुनेंगे फर्मी, ठीक है। और इस फर्मी में हम लोग क्या नापते हैं, तो आप बोलेंगे नाभिक की त्रिज्या। तो न्यूक्लियस रेडियस किसमें न्यूक्लियस रेडियस का मात्रक क्या होता है फर्मी, तो ये भी एक फैक्ट होता है। तो फर्मी में आप नाभिक की त्रिज्या नापेंगे। और 10⁻⁻ कभी 18 आ गया तो उसको आप बोलेंगे एटम। तो टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, आगे कुछ क्वेश्चन आपको इसमें उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें मेनली क्वेश्चन क्या बनते हैं, जैसे कभी आपको मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, और मीटर के अलावा कुछ भी लिखा सकता हूँ, मैं मोस्टली आपको मीटर समझाया, लेकिन आप लोगों ने पढ़ रखा है कि यहाँ पे बाइट लग जाते हैं। जैसे आप लोगों को बोलते हैं कि सर हमारे घर पे एक हार्ड डिस्क है जो कि 1 TB की है। और 1 TB का अर्थ क्या है, 1 TB का अर्थ है 1 टेराबाइट। अब टेराबाइट का अर्थ क्या है, तो टेरा का अर्थ आपको पता है, टेरा का अर्थ है 12। तो यदि आपने लिखा है यहाँ पे 1 TB, तो टेरा का अर्थ है यहाँ पे कितना, टेरा का अर्थ है 10⁻+12। और पीछे का लग जाएगा बी का मतलब बाइट। इतने सारे बाइट आपके पास हैं, तो टेरा को रिप्लेस कर सकते हैं आप 10⁻12 से, या फिर 10⁻12 को आप रिप्लेस कर सकते हो टी से अकेला। तो ये आपको हमने याद कराया है। और यदि कभी आप लोग 1 मीटर के या फिर 1 बाइट के 10⁻15 टुकड़े करने वाले हो, 10⁻15 या फिर 10⁻15 टुकड़े करने वाले हो, तो इस एक टुकड़े का मान किस में व्यक्त कर देंगे आप, फेम्टो में व्यक्त कर देंगे। तो माइनस वाली घात भी आपको याद रखनी है, प्लस वाली घात भी याद रखनी है। एक छोटा सा आप लोग तुक्का लेके जाओगे तो आप लोग याद कर लोगे 10 से 10 और 10 से 10 का 2 से, हमने हेक्टर की कहानी सुनाई थी आपको। किलो सबको याद होता है, 6 की घात होती है यहाँ पे मेगा, तो यहाँ पे माइक्रो। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सभी प्रत्ययों में पीछे आ की मात्रा लगी मोस्टली में, इस किलो को बस छोड़ देंगे आप। तो बड़ी घातों में आ की मात्रा लगती है पीछे, और छोटी जो माइनस वाली घात होती हैं उनमें मोस्टली या तो ई लगा है या फिर ओ लगा है, सब में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओ लगा है। तो ये इनको थोड़ा सा आपको समझ के चलना है। जैसे हम लोगों ने क्या सुन रखा है, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर को ये आप लोग माइक्रोन भी कहेंगे। 1 माइक्रोमीटर का अर्थ क्या है, आपको एग्जाम में आ गया। एक माइक्रो को 1 माइक्रोन भी कहते हैं। माइक्रोन पन्नियों की जो मोटाई, हम लोग पॉलीथीन की मोटाई जो नाप रहे हैं, इसको किसमें नापते हैं, माइक्रोन में, क्योंकि बहुत पतली पतली होती हैं वो। तो माइक्रोन, तो 1 माइक्रो का अर्थ अभी आपको बताया गया। माइक्रो का अर्थ है 10⁻⁻6, बहुत छोटी चीज़ है। आप 1 में 10 लाख से भाग लगा देंगे तो इसको आप क्या लिखेंगे 10⁻6, और माइक्रो हट जाएगा और कौन आ जाएगा मीटर। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रतिस्थापक हैं, प्रतिस्थापक हैं या फिर रिप्लेसिव हैं। तो 10⁻6 को आप लिख सकते हैं माइक्रो, या माइक्रो का ये अर्थ क्या है 10⁻6। तो टॉपिक है तो बहुत लेंदी, हमने काफ़ी शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, लेकिन बहुत समझाया आप लोगों को। तो आशा करते हैं आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो इससे सार निकाला है, और जो भी निकाला उसको समझें। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर आपको प्रैक्टिस के लिए कि आपने क्या क्या समझा है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग हमारे प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के प्ले स्टोर से डाउनलोड किए गए ऐप पर पा सकते हैं। उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे फ़ोन पे, या फिर हम लोगों के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इनका रिवीजन कीजिए। हम मानते हैं कुछ चीज़ें इसमें टफ थी या फिर कुछ चीज़ें थोड़ी सी कम समझ में आई हैं, तो आगे क्लास में इनका हम आपको रिवीजन करेंगे, क्योंकि आगे जाके इन सब चीज़ों का फिर से रिवीजन होने वाला है। तो फिलहाल इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए, और जो भी डाउट्स हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के मन में, वो हमसे शेयर कीजिए। आपके डाउट पक्का हम दूर करेंगे और आगे और अच्छी क्लास लेके आएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल धन्यवाद, नमस्कार, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। थैंक यू।